अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल गैस स्टेशन पे गाड़ियां सही करी और 17 साल एक जगह साफ सफाई का काम करा। वो घर से काम तक किसी से लिफ्ट लेकर जाया करता था। 38 साल की उम्र में उसने $12,000 का एक घर खरीदा और अपनी जिंदगी उसी में बिता दी। सन 2014 में जब वो 92 साल के थे तो उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो पता चला उस टाइम पे उनकी नेट वर्थ $8 मिलियन थी। सारे लोग हैरान हो गए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो पता लगाने की कोशिश की गई कि इतने सारे पैसे ये आए कैसे। क्या कोई चोरी हुई है? क्या इसने कोई गलत काम किया है? नहीं। क्या इसे विरासत में इतने पैसे मिले? नहीं। क्या इसकी कोई लॉटरी निकली? नहीं। पता लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब जो अच्छी कंपनीज होती हैं और जो हर साल प्रॉफिट बनाती हैं, और जो भी उनको उससे फायदा होता था वो उसे री इन्वेस्ट कर देते थे। देखते ही देखते उनके पास 8 मिलियन हो गए, जिसमें से उन्होंने 6 मिलियन डोनेट कर दिए और 2 मिलियन अपने बच्चों को दे दिए। उनका नाम था रोनाल्ड जेम्स रीड, जो कि अमेरिका के फिलांथ्रोपिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद एक और आदमी की न्यूज आई, रिचर्ड फस्कोन। रिचर्ड फस्कोन एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। हार्वर्ड से एमबीए करने के बाद वो अपने कैरियर में काफी सक्सेसफुल रहे और मात्र 40 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए थे। सन 2000 में उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का एक घर खरीदा जो कि बहुत ही आलीशान था। उसको मेंटेन करने में उन्हें $90,000 साल के देने होते थे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और वो कर्जे में डूब गए। उनके घर की जो वैल्यू थी वो उससे 75% कम में बिका और देखते ही देखते वो बैंकरप्ट हो गए। हम कभी ऐसा नहीं सुनते कि किसी गांव के लड़के ने जो पढ़ा लिखा नहीं था हार्ट सर्जन से अच्छी सर्जरी कर दी, या फिर एक आर्किटेक्ट से अच्छा फ्लाईओवर बना दिया। पर पैसे और इन्वेस्टिंग के मामले में हम देखते हैं कि कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तो वो पढ़े लिखे इंसानों से भी काफी अच्छी चीजें कर देता है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में 20 रूल्स बताए हैं जिससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ के पैसों के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। पहला रूल है नो वंस क्रेजी। हम देखते हैं कि हर कोई अपने पैसों को अलग तरीके से खर्च करता है। कोई अपने पैसे महंगी महंगी चीजों पे उड़ाता है, कोई अपने पैसे बड़ी कंजूसी से खर्च करता है और कोई अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। अगर कोई इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है तो उसको रिस्क रिवॉर्ड की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती जितनी एक अमीरी में बड़े हुए इंसान को होती है, जिसके पापा उसे इन सब चीजों के बारे में सिखाते हैं। एक्सेल शीट्स पे हम प्लान बना सकते हैं पर उसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा इमोशन हमारे ऊपर कब हैवी होगा। कुछ चीजें हमें तभी समझ में आती है जब हम उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। गरीब लोग लॉटरी टिकट्स पे बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, जबकि उनके पास खुद इतने पैसे नहीं होते, फिर भी वो लॉटरी टिकट खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे एक होप मिलती है। पहली करेंसी 600 BC में लॉन्च हुई थी और पहले के लोग मरते दम तक काम करते थे। सेविंग, इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट, ये सब तो बहुत रिसेंट की चीजें हैं। डॉग्स को हमने 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेट किया था, पर आज भी वो अपना जंगलीपन दिखा देते हैं और काट लेते हैं कभी कभी अपने ऑनर को। तो जो चीजें अभी रिसेंट में आई है उनमें थोड़ा कंफ्यूज होना तो नॉर्मल सी बात है। इसलिए हर किसी की पैसों की समझ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। दूसरा रूल है लक एंड रिस्क। अमेरिका में एक लेक साइड स्कूल था जहाँ के टीचर वर्ल्ड वॉर 2 में पायलट थे। वो चाहते थे कि बच्चे किताबी ज्ञान से ऊपर उठें और प्रैक्टिकल चीजें भी करें, तो उन्होंने उस टाइम पे एक कंप्यूटर लीज पे लेके उस स्कूल में रख दिया। उस स्कूल में 300 बच्चे थे। लगभग 2 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चों के पास कंप्यूटर की एक्सेस थी और उस स्कूल में बिल गेट्स पढ़ते थे, जिन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाई, जो कि आज $1 बिलियन की कंपनी है। वहां पे उनका एक तीसरा साथी भी था, केंट एवंस, जो कि बहुत स्किल्ड था और वो आज माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर होता, पर माउंटेनियरिंग करते हुए उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बिल गेट्स के पास करोड़ों में से एक मौका था जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, और केंट एवंस भी करोड़ों में से एक थे जिनकी ऐसे एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जिससे हमें पता चलता है कि लक और रिस्क हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब कोई दूसरा इंसान फेल होता है तो हम कहते हैं भाई इसने तो गलत डिसीजन लिए होंगे, लेकिन जब हम खुद फेल होते हैं तो हम कहते हैं यार किस्मत खराब थी, या एक ऐसी चीज सामने आ गई जो कभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती थी। हम सक्सेसफुल लोगों को देख के उनसे सीखना चाहते हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका पाथ अलग था, उनके एक्सपीरियंस अलग थे, उनका टाइम अलग था। वो सब कुछ हमारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। हम कॉमन एक्सपीरियंस से, जो उनके टाइम पे और हमारे टाइम पे कॉमन है, उनसे सीख के हम उस चीज को बेटर कर सकते हैं। सारी सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं होती और सारी फेलियर लेजीनेस से नहीं होती। लक और रिस्क का इनमें बहुत बड़ा हाथ होता है। सक्सेस एक बहुत अच्छा टीचर नहीं होता, क्योंकि उसके बाद लोगों को लगता है कि अब तो मैं हार ही नहीं सकता, अब तो मैं जीतता ही रहूंगा। वहीं फेलियर से भी लोगों को लगता है कि यार मेरे डिसीजन गलत है, इस वजह से फेलियर हो रही है। लोग लक और रिस्क को अपने डिसीजन में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमें अपने डिसीजन में उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, पर हमें इतना रिस्क लेना चाहिए कि हम एक ही बारे में अपनी सारी वेल्थ खत्म ना कर दें। तीसरा रूल है नेवर इनफ। एक बार एक राइटर एक बहुत अमीर इंसान की पार्टी में गया, तो उसके दोस्त ने उससे बोला कि तू पूरी जिंदगी अपने नॉवल बेच के भी उतने पैसे नहीं कमा सकता जितना इसके पास अभी हैं। तो राइटर ने बोला कि मेरे पास जो चीज़ है वो इस इंसान के पास नहीं है। उसने पूछा क्या? उसने बोला आई हैव इनफ। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितना इनफ है, और इसको ना जानने के हमें नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कोलकाता में पैदा हुआ एक बच्चा रजत गुप्ता, जो कि गरीबी में बड़ा हुआ था, बड़े होके मैकेंजी का CEO बन गया। उसके पास $100 मिलियन थे 2008 में। बिल गेट्स के साथ उसने पार्टनरशिप करी थी, पर उसके लिए यह इनफ नहीं था। वो बिलियनियर सर्कल में जाना चाहता था, जिसके लिए उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की। उसकी वजह से उसको पैसे का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उसकी इमेज भी खराब हो गई। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कितना इनफ है? इसका आप पता लगा सकते हैं कि आप जब तक खाते हैं कि जब तक आपका पेट बिल्कुल फट नहीं जाता, या फिर जब पेट भर जाता है तो आप रुक जाते हैं। उसी तरह से आपको अपना पता लगाना होगा कि आपके लिए कितना इनफ है। कुछ चीजें जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, फ्रीडम, अपनी रेप्यूटेशन, ये प्राइसलेस होती हैं। इनको दाव पे लगा के अगर पैसा कमाया तो क्या पैसा कमाया। फोर्थ रूल है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। जब साइंटिस्ट्स ने अर्थ पे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ देखे तो उन्होंने इसका रीजन पता लगाने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये आइस एज अभी नहीं है, ये अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे हो चुकी है पहले। तो सारे लोग इसका रीजन पता लगाने में लग गए। कुछ कहते हैं कि भाई वोल्केनो आया होगा जिसने इधर से उधर कर दी बर्फ, कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तभी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने धरती के बाहर से चीजें देखने की कोशिश की। उन्होंने पता लगाया कि सन और मून की वजह से ये बर्फ के पहाड़ अलग अलग जगह बनते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक टाइम पे धरती एक तरफ मुड़ी हुई होती है, तो दूसरी जगह सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। सर्दी में थोड़ी सी परत जमती है, पर वो गर्मी में पिघलती नहीं है, तो धीरे धीरे करके एक जगह बर्फ का पहाड़ बन जाता है। और फिर जब अर्थ दूसरी तरफ टिल्ट करती है तो वहां की बर्फ पिघलती है और वो दूसरी तरफ पहाड़ बन जाता है। जहां शुरुआत सिर्फ थोड़ी सी बर्फ की परत से होती है, वहां वो धीरे धीरे करके एक बड़ा पहाड़ बन जाता है और एक आइस एज बना देता है वहां पे। इससे पता चलता है हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। पता है, अर्ली 50s में वॉरेन बुफे की नेटवर्थ $84.5 बिलियन थी, जिसमें से $84.2 बिलियन उनके 50th बर्थडे के बाद बनी थी। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी और 30 साल तक उनके पास $1 मिलियन था। मानो अगर वो जब 30 साल के थे तो वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते और 22% एनुअल रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ग्रो होती, तो उस टाइम पे उनकी वेल्थ $84.5 बिलियन नहीं होती। उस टाइम पे उनकी वेल्थ $11.9 मिलियन होती, जो कि 99.9% कम है। तो इससे हमें पता चलता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। 30 साल की उम्र तक जेसी लिवरमोर ने $100 मिलियन कमा लिए थे। जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उन्होंने मार्केट के गिरने में पैसे लगाए, जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वहीं अब्राहम जर्मन्स्की एक अमीर इंसान थे। 1929 में उन्होंने मार्केट के ऊपर जाने पे पैसा लगाया और अपने सारे पैसे गंवा दिए। जेसी लिवरमोर को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो आगे आने वाले टाइम पे भी लापरवाही से डिसीजन लेता गया और अपने गलत डिसीजंस की वजह से उसने अपनी वेल्थ गंवा दी। 1934 में उसने सुसाइड कर ली। इससे हमें पता चलता है कि गेटिंग वेल्दी इज ओके, बट वी शुड नो हाउ टू स्टे वेल्दी। हमें अमीर बने रहना आना चाहिए। जैसे वॉरेन बफे ने अपनी जिंदगी में मार्केट क्रैश देखे हैं, लॉसेस भी देखे हैं, पर वो जानते थे कि मुझे इतना रिस्क नहीं लेना कि एक ही बारी में मेरी सारी वेल्थ चली जाए। ऑप्टिमिज्म का मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में मुश्किलें आएंगी और उस टाइम पे हमें उसे कैसे हैंडल करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। 6th रूल है टेल्स यू विन। आप बहुत बार गलत हो सकते हैं, पर कुछ सही डिसीजंस के कारण आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पीटर लिंच, जिनका इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम है, वो मानते हैं कि अगर 10 में से आप 6 बार सही हो जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं, बहुत जगह उनकी इन्वेस्टमेंट लॉस में जाती है, पर उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो कि इतना प्रॉफिट देती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। वॉरेन बफे को लोग देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, पर उनकी कुछ ही टॉप की इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, और उन्होंने ऐसे भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है जिनमें उनको लॉस हुआ है। 7th पॉइंट है फ्रीडम। पैसा आपको आपके समय का कंट्रोल देता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की जिससे उसे पता चला कि लोग जब भी खुश होते हैं जब उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में है।
वरना चाहे उनकी जॉब कितनी अच्छी हो, उनकी सैलरी कितनी अच्छी हो, वो खुश नहीं रहते। पहले के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। पहले के ज़माने में हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, आजकल के ज़माने में हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा है। तो आजकल के लोगों को ज़्यादा खुश होना चाहिए। पर आजकल के लोग पहले के लोगों के मुकाबले डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग फिजिकल वर्क करते थे, अपने काम के टाइम के बाद वो काम नहीं करते थे। पर आजकल लोग मेंटल वर्क करते हैं, जो कि कहीं से भी हो सकता है। तो वो सारे टाइम अपने काम के बारे में ही डिसीजन लेते रहते हैं कि ये करना है या वो करना है। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और अपने साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जिससे उनको लगता है कि उनके टाइम का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि पैसे से जो हमें वक्त मिलता है, हम उससे ज़्यादा खुश होते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। 8th पॉइंट है मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं जो कि फरारी से उतर रहा है या BMW से उतर रहा है, तो क्या हम उस आदमी पे ध्यान देते हैं कि आदमी कितना गजब का है, या फिर उसकी गाड़ी पे ध्यान देते हैं कि इसकी गाड़ी कितनी गजब की है? हम ये सोचते हैं कि जब हम इस कार में बैठेंगे तो लोग हमारे को कितनी अच्छी नज़रों से देखेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। इसके लिए लोग महंगे महंगे सामान खरीदते हैं, महंगा घर, महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपकी इस वजह से इज्जत कर रहा है तो वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, वो आपके पैसों की इज्जत कर रहा है। काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, इससे जो रिस्पेक्ट मिलती है वो आपको कभी पैसों से नहीं मिल सकती। 9th पॉइंट है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब भी हम किसी की महंगी गाड़ी देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, तो हम सोचते हैं कितना अमीर है, पर हमें ये नहीं पता होता उसको लेने के लिए उसने कितना उधार लिया है। कई लोग अपनी जिंदगी उधार ले लेके जी रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों को दिखाना है कि वो अमीर हैं। पर आपको रिच और वेल्थ के बीच में फर्क पता होना चाहिए। रिच यानी आप कितना कमा रहे हैं, वेल्थ यानी आप कितने टाइम तक बिना कुछ कमाए अच्छे से रह सकते हैं। जैसे रोनाल्ड रीड एक बहुत अमीर इंसान नहीं दिखते थे, पर वो बहुत अमीर इंसान थे। और जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर मैं किसी की 1 करोड़ की गाड़ी देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि उसकी वेल्थ में से 1 करोड़ कम हो गया है। 10th पॉइंट है सेव मनी। 1970 में लोगों को लगता था कि तेल खत्म होने वाला है, पर तेल तो आज तक खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा एफिशिएंट व्हीकल्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे तेल की खपत कम हुई और आज तक तेल चल रहा है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हैं, ये मैटर करता है कि उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं। कोई इंसान जो अपने पैसे सेव करके उससे 8% एनुअली रेगुलरली कमा रहा है, वो उससे अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में जो अपने पैसों पे 12% कभी कभी कमा रहा है। और सेविंग सिर्फ पर्पज से नहीं होती कि हमें घर खरीदना है इसलिए सेविंग करनी है, कार खरीदनी है इसलिए सेविंग करनी है। नहीं, सेविंग हमें वैसे भी करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सेविंग हमारे कब काम आ जाए, कब हमारे पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास पैसे और वो 10 टाइम्स ग्रो हो जाए। क्योंकि जब हम सेविंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारे टाइम की फ्रीडम देती है। 11th पॉइंट है रीजनेबल रेशनल। हम अपनी ज़िंदगी एक्सेल शीट पे डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम इमोशनल क्रिएचर है। हम सारे डिसीजन लॉजिकल नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो बहुत रेशनल लग रही होती हैं, पर हम उससे खुश नहीं होते। तो हमें वही काम करना चाहिए जिससे हम खुश हैं, ये देख के कि हम अपना फ्यूचर रिस्क मिनिमाइज कर दें। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बितानी है, तो बीइंग रीजनेबल इज़ बेटर देन बीइंग प्योर रेशनल। 12th पॉइंट है सरप्राइज। लोग सोचते हैं कि हम पास्ट को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा करने की कोशिश करी जाती है, पर क्या ऐसा पॉसिबल है? पास्ट के आउटकम से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस आएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। फिजिक्स के लॉज से हम लॉजिकली चीज़ें पता लगा सकते हैं, पर जहाँ ह्यूमंस हैं वहाँ पे चीज़ें लॉजिकल नहीं होती, वहाँ चीज़ें इमोशनल होती है क्योंकि हम इमोशनल क्रिएचर हैं। वहीं लोग पास्ट की चीज़ों को देख के सोचते हैं कि इसके अलावा और कुछ होना बहुत मुश्किल है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। 13 पॉइंट है रूम फॉर एरर। हमें अपने डिसीजंस में हमेशा एरर की थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा अपना एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। आप क्या होने वाला है सब कुछ पता नहीं लगा सकते। जैसे आप कभी भी कोई बजट बनाते हैं तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि चीज़ें बजट के बाहर जाती हैं। जैसे एक सर्कस में अगर कोई आदमी ऊंचाई पे रस्सी के ऊपर चल रहा है और अगर नीचे नेट नहीं होगा तो वो गिरेगा, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पर वहीं अगर नेट होगा तो वो गिर भी गया तो वो बचा रहेगा। इसी तरह हमें अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के रखना चाहिए अपने पैसों के साथ। ये ज़रूरी है कि हम अपने बैकअप प्लान्स बनाते जाएं। सिर्फ एक चीज़ पे निर्भर होना कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि सैलरी आएगी तब काम होगा, तो ये हमारी एक गलती हो सकती है। हमें सेविंग और इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए।
ताकि हमारे बैकअप प्लान्स बनते रहें। 14th पॉइंट है यू विल चेंज। कई बार बचपन में एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बन जाता है, पर उसके बाद वो खुश नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बदलते हैं। हम सोचते हैं जैसे हम आज है ऐसे ही हम बाद में भी रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। हम अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा बदल जाते हैं। जैसे आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी रास्ते से जाएं जिस रास्ते पे प्लान हो सकता है रास्ते में रोड ब्लॉक हो, आपको रूट बदलना पड़ सकता है। इसलिए हमें बैलेंस बना के आना चाहिए और इन सब चीज़ों को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहिए। 15th पॉइंट है नथिंग इज फ्री। जब हम सुनते हैं कि इस स्टॉक ने कितना बड़ा रिटर्न दिया है, इस आदमी को कितना फायदा हुआ है, तो हम ये नहीं देखते कि उस बीच में उसने कितनी अनसर्टेनिटी झेली होगी, कितना डाउट झेला होगा, उसे बीच में कितनी बार डर लगा होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है। हम जिंदगी के सारे आउटकम नहीं पता लगा सकते। हर चीज का एक प्राइस होता है, आपकी सक्सेस का भी एक प्राइस होता है। लोग इन्वेस्टिंग से इसलिए डरते हैं कि अगर कोई एडवेंचर आइलैंड की टिकट खरीदेगा तो उसे पता है कि अंदर क्या होगा, पर अगर उसने इन्वेस्ट किए पैसे तो उसे नहीं पता कि क्या होगा। हमें ये समझना चाहिए कि अगर कुछ लॉस होता है स्टार्टिंग में, तो हम उसे इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारी एक फीस है जिससे हमने कुछ सीखा है। अगर हम इस चीज़ को पहचानेंगे कि इससे हम भविष्य में काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स पा सकते हैं और हम ये सिर्फ एक फ़ीस दे रहे हैं, तो आप मार्केट के अप एंड डाउन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। 16th पॉइंट है यू एंड मी। लोग दूसरों को देख के सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, पर हमें समझना चाहिए कि सबका पाथ अलग है। सन 2000 के करीब जब .com बबल आया था, तो लोगों ने बहुत सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट करे, और जब वो बबल बर्स्ट हुआ तो $6.2 ट्रिलियन लॉस्ट हो गए। 2008 में हाउसिंग बबल आया, और जब वो बर्स्ट हुआ तो $8 ट्रिलियन लॉस्ट हो गए। ये बबल इसीलिए बनते हैं क्योंकि लोग दूसरों को देख रहे होते हैं कि भाई ये इससे पैसा कमा रहा है, मैं भी इससे पैसा कमा लूंगा। पर हर कोई अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है। कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए करता है। कुछ लोगों ने बबल बर्स्ट होने से पहले अपना पैसा निकाल लिया होगा, पर जिसने नहीं निकाला वो बहुत बड़े लॉस में चला गया। तो जब भी आप कुछ काम करो, आप दूसरों को देख के मत करो, आप ये देख के करो कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। 17th पॉइंट है द सिडक्शन ऑफ पैसिमिज्म। दुनिया में कितनी भी अच्छी चीजें हो रही हो, पर अगर कोई बोलेगा कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, तो लोग उसको बड़ी जल्दी मान जाएंगे कि हाँ भाई बहुत बुरा होने वाला है अभी तो। जैसे 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान में अगर कोई कहता कि भाई कल को जापान इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है, बहुत डेवलप करने वाला है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, पागल है ये तो। वहीं अगर कोई बोलता कि भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है, तो सारे मान जाते। पर हुआ क्या, जापान इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर बन गया। फाइनेंस में भी ऐसा ही होता है, लोग नेगेटिव पे जल्दी बिलीव कर लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि बहुत सारे लोग इसलिए काम कर रहे होते हैं ताकि कुछ अच्छा हो, पर वो कुछ लोगों की बात सुन के ये मान लेते हैं कि भाई कुछ बुरा होने वाला है। इसका रीज़न ये होता है कि पहले इंसान केव में रहता था, तो उस टाइम पे अगर उसे ये बोला जाए कि भाई तेरे को अच्छा खाना मिलेगा, आज तो तेरे को बड़ा मजा आएगा, बाहर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है। पर अगर उसको कोई बोलेगा कि भाई आज तो तेरी जान को खतरा है, तो उसके कान खड़े हो जाते थे, क्योंकि भाई जान को खतरा तो हमेशा रहता था और हमेशा बच के रहना होता था। इसलिए हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ों का जल्दी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम उससे कॉशियस हो जाते हैं। 18th पॉइंट है व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। बचपन से बड़े होते हुए हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उससे हम एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि दुनिया ऐसे ही काम करती है। जैसे फिजिक्स में लॉजिक से हम चीज़ें पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होगी, वैसे हम फाइनेंस में चीज़ें आगे पता नहीं लगा सकते कि क्या होगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं जो कोई पता नहीं लगा सकता। जैसे कहीं वॉर शुरू हो जाए और उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाएं, ये कौन पता लगा सकता है। इसलिए हमें हमारे डिसीजंस में रूम फॉर एरर रखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि लक और रिस्क का हमारे डिसीजंस पे इम्पैक्ट हो सकता है। 19th पॉइंट इज ऑल टुगेदर नाउ। आपको अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में क्या पता चला? हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, मल्टीपल बैकअप्स बनाने चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने कर्जे को मैनेज करना चाहिए और जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है वो कर्जा जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जिसमें कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपने कभी प्रेडिक्ट नहीं की थी तो उसमें वो काम आ सके। और हमें अपने प्लान्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। ये प्लान सबके लिए एक नहीं बन सकता, क्योंकि कोई चीज़ जो एक इंसान के लिए काम कर रही है वो हो सकता है दूसरे इंसान के लिए काम ना करे। तो आपको अपने पर्सनल फाइनेंस का ख्याल अपने हिसाब से रखना होगा, जिससे आप एक चैन की नींद सो सके। 20th पॉइंट है कन्फेशंस।
बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर जो इतने सारे पैसे लोगों से लेते हैं, वो अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते। डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट अपने पेशेंट के लिए देता है, अगर सेम बीमारी डॉक्टर को हो तो वो ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं लेता, क्योंकि लोग वो डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें कंफर्ट फील कराता है। एक्सेल शीट में डिसीजन नहीं लिए जाते। तो आप ये चीज़ें याद रखिए कि आप अपने पास हमेशा कैश रखिए जो आपको कभी भी काम आ सकता है। ये आपके सेफ्टी नेट की तरह है। गुड फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ वो नहीं होते जो रेशनल होते हैं। गुड फाइनेंशियल डिसीजन वो होते हैं जो रीजनेबल होते हैं, जिसको लेने के बाद आप चैन की सांस ले सकते हो, आराम से सो सकते हो और खुश रह सकते हो, क्योंकि आपके लिए वही डिसीजन अच्छा है जिससे आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश हो, आप एक अच्छी जिंदगी जी सको। तो आपको अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी को मास्टर करना है। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।